अस्सलाम वालेकुम। खबर से आगे के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज जो डेवलपमेंट्स हुई पाकिस्तान में, एक तो बहुत ही जिसे कहते हैं मजम्मत करनी चाहिए कि कहां तक हमारी सियासत जा रही है। रऊफ हसन साहब जो कि मरकजी तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके ऊपर इस्लामाबाद में जब वो एक टीवी चैनल पे रिकॉर्डिंग के बाद बाहर निकल रहे थे, तो कुछ नामालूम अफराद ने नाइफ अटैक किया उनके ऊपर। उसके बाद जो वीडियो सामने आई उसमें देखा जा सकता है कि वो नामालूम अफराद आया ख्वाजा सरा थे या ख्वाजा सरा के भेस में थे। बहरहाल ये सारी वीडियोस शेयर हुई हैं और इसके हवाले से हमने देखा कि सेनेट का, क्योंकि उस वक्त सेशन भी था, तो उसमें एहतजाज भी हुआ। सेनेट के हवाले से आपको बताते चले, सेनेटर फैसल वाडा ने आज जिक्र किया और ऐसा लगा मुझे कि उनको जो कंटेम्प्ट नोटिस मिला है उसके बाद वो उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छी तरीकाकार ये होगा कि फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे जाके जो भी उनकी इस वक्त अदलिया के हवाले से तहफुजात हैं या जो कुछ वो कहना चाहते हैं, वो वहां पर उन्होंने उसका जिक्र किया। ये भी और इसके अलावा बहुत कुछ इस वक्त जो वफाकी काबीना है उसमें जैसे ही हमने देखा है कि मुशीरान की एंट्री हुई। विद इन पीएमएलएन क्या चल रहा है आज ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ी खबरें हैं कि शायद कुछ वजारतें तब्दील होने को हैं। इसमें कितनी सदाकत है, ये आया हो पीएमएलएन की तरफ से किया जा रहा है या जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए उनके मुखालफिन ये कहते हैं कि उनके ऊपर इस वक्त उनके डिसीशंस कम और किसी और के डिसीशंस जो हैं वो ज्यादा मैटर करते हैं, तो क्या इस किस्म का डिसीजन वहीं से आ रहा है? ये सब हम जानेंगे। सीनियर सहाफी और हमारे साथ हैं आसिफ बशीर चौधरी साहब। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। आसिफ, सबसे पहले तो इस्लामाबाद में आज जो ये वाकया हुआ, रऊफ हसन साहब के ऊपर जो एक वार हुआ छुरी से, और उसकी बकायदा हमने देखा कि वीडियो बनाने वाला भी नजर आ रहा था, सब लोग भी जिस तरह से ऐसा लग रहा था स्टेज पूरा सेट हुआ हुआ है। कुछ आपको तफसीलात इसके हवाले से अभी तक सामने आई हैं कि ये अगर ख्वाजा सरा के भेस में थे या ख्वाजा सरा भी थे तो ये यकदम कहाँ चले गए? देखें, अभी इसकी बड़ी इब्तदाई नौयत की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और जहाँ पे ये वाकया हुआ है, यहाँ इस्लामाबाद में चप्पा चप्पा जो है वो सेफ सिटी के कैमरों की जद में है। और अगर ये बंदे नहीं पकड़े जाते तो ये यकीनन फिर ये तासुर जाएगा कि इसमें शायद कोई हुकूमती हाथ मुलविस था। और उन ताकतों ने इनको भेजा जो रऊफ हसन साहब को की बातों का जवाब तो नहीं दे सकती, लेकिन उनका तमस्खर उड़ाना चाहती हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। और फिर इस तासुर को तकवीयत मिलेगी कि उन ताकतों के पास कोई काउंटर दलील नहीं है और उनके आसाब जो हैं वो जवाब दे चुके हैं। और वो हम्म। इख्तलाफी आवाज़ों से इस कदर उकता चुके हैं कि मरकज में और सूबे में कानून साजियां और प्रेस क्लबों पर हमले और सहाफियों को जख्मी करने और गोलियां मारने के बाद भी वो उनके मकासद जो हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे। और ये एक तरह से शिकस्त है उन लोगों की जो ये समझते हैं कि अब उनके पास उन शायद उन आवाज़ों का, उन बातों का कोई जवाब नहीं है। इसलिए वो समझते हैं कि इन आवाज़ों को फिजिकली नुकसान पहुंचाकर खामोश कराया जाए। अच्छा, अब तो मैं ये अगर समझता हूँ। जो आप कह रहे हैं आसिफ साहब कि जिसमें आपने सहाफियों का भी जिक्र किया और जाहिर है आपने जिक्र किया कि जो कुछ आज रऊफ साहब के साथ हुआ, इससे ये नहीं लगता, अब जाहिर है अभी तो ये इब्तिदाई तहकीकात ही सामने आई हैं जितनी भी, और तफसील तो बाद में पता चलेगी, लेकिन जितना भी तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए तो ये गलत ही होगा ना, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि तहरीक इंसाफ, क्योंकि स्पेस ली हुई होती है हर जगह डिस्कशन में, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आपका सोशल मीडिया हो। ये तो और डिस्कशन में आएंगे क्योंकि इससे उनकी मकबूलियत में मजीद इजाफा होता है और उनके जो भी उनका बयानिया है उसको मजीद तकवीत मिल रही है। आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया, मैं बड़ी आपकी उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन क्योंकि अवाम वोट देते हैं सियासतदानों को, और हम्म। सियासतदानों को ही और हुकूमतों को ही अकाउंटेबल किया जाता है क्योंकि उनके पास इक्तदार होता है। अगर वो सही। किसी की डमीज हैं तो उन्हें माजरत करनी चाहिए है या मुस्ताफी होना चाहिए है। और जब वो हुकूमत में होते हैं और इस तरह के वाकयात में मुलविस नहीं होते, तो ये उन्हीं का काम होता है कि असल कल्प्रिट्स को सामने लाएं। वरना अवाम इस बात में हक बजानिब होते हैं कि वो इसका कसूरवार हुक्मरानों को ठहराएं। और हम तो खुफिया ताकतों को भी ये इल्जाम इसलिए नहीं देते
कि जो लोग सीट पर बैठे हैं वो फेस हैं, अगर वो किसी की डमी हैं तो ये उनका मसला है, हमारा नहीं है। हम राइट। हुक्मरानों को ही अकाउंटेबल करेंगे और उन्हीं के ऊपर, उन्हीं से मुतालबा करेंगे कि अगर वो इसमें मुलविस नहीं है तो उन लोगों को पकड़ें जिनका ये काम है। सही सही। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि आपको याद होगा कि समी इब्राहिम पे भी थाना अपारा की दीवार के बिल्कुल बाहर इसी तरह हिजड़ों ने अटैक किया था। और मैं ये समझता हूं कि ये एक नया तरीका इजाद किया गया है किसी की तजहीक का, किसी के तमस्खर उड़ाने का, कि इसको तो हिजड़ों ने अटैक किया था। और मुझे तो लगता मैं है कि समझता आप हूं, ख्वाजा सराहों की तज़ीक कर रहे हैं इस तरह से, अगर आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं देखिए, आप उनकी जो लोग तज़ीक कर रहे इस्तेमाल हो रहे हैं वो अपनी कम्युनिटी के लिए भी बैड नेम क्रिएट कर रहे हैं। वो तो, हम तो चाहते हैं कि उनको समाज में रिस्पेक्टेबल प्लेस मिले, लेकिन हैं। जो लोग आलाकार बन रहे हैं किसी का और सियासी जमातों के ऊपर हमला आवर हो रहे हैं किसी के भी कहने पे या किसी लालच में, वो अपनी कम्युनिटी के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, कोई सर्विस नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए भी बदनामी का सबब बन रहे हैं। और मैं उन लोगों को जो इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम्म। मैं तो उनसे मुखातिब हूं और उनके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला उनको इस असाबी कमजोरी से निजात दे जिसमें वो बात सुनने के हौसले से भी आरी हो चुके हैं। उनके असाब में वो पुख्तगी दे कि वो मुखालिफ आवाजों को कम से कम सुन सकें। उनको सुनकर खुद को ठीक करने के बजाय लोगों के ऊपर इस तरह के अटैक ना करें कि जिससे जिससे सियासी, देखें सियासी मियां नवाज शरीफ की सियासी हुकूमत थी, वो चली गई, कितने टीवी टॉक शोज हुए, उन्होंने तो किसी एंकर पे अटैक नहीं करवाया क्योंकि उन्हें हम्म। पता था कि ये एक अलहदा केस मेरे ऊपर बन जाएगा। ठीक है हम्म। जी। तो मैं ये समझता हूं कि इसी तरह जो आज की हुकूमत है ना, उसको भी, चाहे इसके पीछे जो भी ये काम कर रहा हो, वो जिम्मेदार है, क्योंकि वो सीटों पे बैठे हुए हैं, क्योंकि वो सही। ओहदों पे बैठे हुए हैं, और लोगों ने उनको वोट दिए हैं या जो भी जैसे भी वो आ गए हैं, ये उनके अहद में हो रहा है, तो वो जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। या तो वो राइट। अदरवाइज इसको प्रूव करें कि वो इसमें मुलविस नहीं है, या फिर सही। वो इस बात को तस्लीम करें। अच्छा, उन्हें तो अब लोग मुझे चार्ज करते रहेंगे। अच्छा, मुझे अब ये बताइए, क्योंकि देखिए इस वक्त तो सर आप भी एहतजाज में शामिल हैं, पंजाब में भी एहतजाज सहाफी कर रहे हैं, जो ये हतक इज्जत का नया कानून पंजाब गवर्नमेंट लेकर आई है। ये मामला क्या है? क्या खौफ है पंजाब गवर्नमेंट को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? डेफेमेशन की लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में, साइबर लॉज एग्जिस्ट करती हैं। पंजाब स्पेसिफिक ये लॉ जो कि सोशल मीडिया पर भी अप्लाई होगी हतक इज्जत की, ऐसे क्या जरूरत पड़ी है? अ, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड इसलिए बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे जी। लोग ये समझते हैं कि शायद सहाफी इस मावराए कानून समझते हैं खुद को, या वो जवाबदेह नहीं होना चाहते, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं बतौर सेक्रेटरी RIUJ और मेंबर FEC PFUJ ये समझता हूँ, और ऑन दी रिकॉर्ड कह रहा हूँ, हमारी तंजीम का ये मौकफ है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है डिफेमेशन का, वो बड़ा हम्म। ही वीक है, और हम चाहते हैं कि इसमें बेहतरी लाई जाए, पहली बात। और जी। दूसरी बात कि हम सहाफी अपने लिखे के लिए, अपने बोले के लिए अकाउंटेबल हैं, अकाउंटेबल होना चाहते हैं। और इसी कानून के जरिए फर्क आएगा कि कौन सहाफी है और कौन सहाफी नहीं है, क्योंकि हमें सही। जर्नलिज्म ने बात कहने का असलूब सिखाया है, अल्फाज का चुनाव बताया है, मुश्किल से मुश्किल बात अदब आदाब और उसको एक बड़े मुनासिब पैराए में भी किया जा सकता है। और ये डेफर्मेशन के जब लाज प्रॉपर इम्प्लीमेंट होंगे, अच्छे कानून होंगे जिस तरह बाहर की दुनिया में है, तो यकीनन सहाफियों की इज्जत बढ़ेगी। पहली तो बात ये, हम कभी भी, और हम ये भी समझते हैं कि हद तक के कानून में बहुत बड़ी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन सही। जिस तरीके से ये कानून रातों रात लाया गया, देखिए पाकिस्तान बने 80 साल होने को आए हैं, 2-4 साल ही कम है। तो एक हफ्ता अगर मजीद गुजर जाता तो कोई क्यामत नहीं आनी थी। हमने कहा था कि आप स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करें, क्योंकि आइन में जो आर्टिकल 19 है, जो जो कि आज़ादी इजहार राय का जिसको आर्टिकल कहते हैं, गो कि वो भी फौज और अदलिया पे तनकीद पे पाबंदी आयद करता है। और हम उस पाबंदी को दुरुस्त इसलिए नहीं मानते कि फौज और अदलिया पे तनकीद नहीं हो सकती उनके प्रोफेशनल काम के ऊपर, लेकिन अगर वो सियासत में मुलविस हों तो उन पे भी तनकीद हो सकती है, क्योंकि वो अपने ओथ की वायलेशन में आते हैं पॉलिटिक्स में। बिल्कुल। और उसमें बिल्कुल। अगर कोई उन पे तनकीद करता है तो फिर वो जो है वो पाकिस्तान या कौमी सलामती के पैराए में उसको नहीं लिया जाएगा। खैर, ये बात तो वहीं पर, अभी हम इसी डिबेट में थे कि हुकूमत एक ऐसा कानून रातों रात ले आई जिसमें किसी स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की, और इंटरेस्टिंगली उन्होंने इसमें
जो दो मुकद्दस गाय बनाई गई थी, फौज और अदलिया, उसमें उन्होंने हम्म। तीसरा बंदा भी ऐड कर दिया, पब्लिक ऑफिस होल्डर को भी। इंटरेस्टिंगली हम्म। उन्होंने सियासतदानों को भी वही इसमें दर्जा डाला। अता कर दिया। अब इस कानून, ये इतना मजेदार कानून है, इतना सेल्फ कंट्रडिक्टरी कानून है कि आप जब इसकी तफसीलात आएंगी तो इस पे लोग जो है वो यकीनन वो समझ जाएंगे कि इसके लाने की जल्दी क्यों थी। देखें, इसमें पहली दफा ये हो रहा है कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है ना, आपके स्पीकर हैं, सेनेटर्स हैं, बड़े बड़े आला बिल्कुल। ओहदेदारान हैं आपके, वो, एक तो ये कि ये ट्रिब्यूनल्स में केसेस चलेंगे। अब ट्रिब्यूनल कौन बनाएगा? हुकूमत। ट्रिब्यूनल में कौन होंगे? हम्म। साबिक ब्यूरोक्रेट। और आप समझ सकती हैं जिस तरह पैमरा के बिल्कुल अंदर आपकी बिल्कुल। एक बॉडी होती है और वो सारी सियासी तौर पे बनाई जाती है, जो भी हुकूमत आती है, आप उसके सामने आप पेश होंगे, उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके दौरान आप कोई खबर उस पर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये भी फेयर ट्रायल के असूलों के कवर नहीं हो खिलाफ है। सकता, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है। उसके बाद अब आप आ जाएं कि आप उसमें जब सियासतदानों को आप उसमें ले आए हैं, तो सियासतदानों के बहुत सारे फैसले सियासी जो होते हैं उन पे तनकीद होती है, और वो अगर एक मुनासिब पैराए में हो तो उस वो आइन के अंदर उसकी इजाजत है। ऐसा नहीं है कि आप उनको ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे सकते हैं। अच्छा, उनके लिए आपने अलहदा कानून बना दिए, वो चाहे तो हाई कोर्ट जाएं और चाहे तो ट्रिब्यूनल के पास आए, और वाह। उनको आपने अनटचेबल्स में डाल दिया, अनटचेबल्स में कि अब आप उनकी वो रिपोर्टिंग भी नहीं कर सकेंगे। 60 दिन में फैसला होगा, 32 लाख रुपए से 3 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा, सजा भी होगी। और मतलब आप सोचेंगे आप इसमें क्या क्या कुछ इसके बाद, यानी कि बहुत सारे लोग हमें ये कहते थे कि हुकूमत के पास लिस्टें हैं और हम्म। उनको जेन में रख के कानून बनाया जा रहा है। तो हम ये बात नहीं मानते थे कि मरियम नवाज जो हैं वो तो वो पहली दफा वजीर आला के तौर पे आई हैं, और सही। हमने उन्हें अदालतों में कवर किया है, और वो हमें, उन्होंने हमेशा बड़ा डेमोक्रेटिक रवैया दिखाया है। लेकिन ये हाँ कानून की तफसीलात जब सामने आई हैं तो मुझे जी। बड़ा अफसोस हुआ है। और जिस तरह कल रात को ये कानून पास किया गया है, देखें ये वाकई इतना काला और शर्मनाक कानून है कि रात की लेकिन तारीकी में ही पास हो लेकिन सकता था। लेकिन आसिफ साहब, आपको अफसोस क्यों हुआ है? इसमें भी कोई अफसोस की बात ये नहीं है कि जो भी पार्टी हुकूमत में होती है वो हमेशा यही काम करती है। जब ऑपोजिशन में जाती है तो फिर वो सहाफियों का साथ भी देती है, वो आजादी इजहार राय के साथ खड़ी होती है। इसमें कुछ नया नहीं है। अलबत्ता इस कानून के अंदर एक ही पॉजिटिव मैं कहूंगी, जो आपने अभी जिक्र किया कि सियासतदानों ने अपने आप को भी इंक्लूड कर दिया मुकद्दस गाय के साथ साथ, कम से कम चले उन्होंने कहीं तो अपनी स्पेस लेने की कोशिश कर ली है। मैं ये समझता हूँ, देखें सियासतदान जो होते हैं ना, एक तो वो अवाम से मुंतखब होके आते हैं, अवाम का हिस्सा होते हैं। और आप हल्के में भी जाते हैं ना तो लोग आपके सामने अब बात करने से नहीं चूकते। शायद कुछ ही इलाके रह गए होंगे जहां पे लोग डरते होंगे कि यार एमएनए साहब से मैं, लोग आपसे हर तरह की बात करते हैं और अपने दिल की बात करते हैं। तो एक तो सियासतदान जो होता है ना वो कभी तनकीद से नहीं घबराता, मुखालिफ सही, राय से बिल्कुल नहीं सही। घबराता। और अब आपने इस कानून में ये कह दिया कि वो खुद बेशक ना आए, सियासतदान खुद बेशक ना आए, पब्लिक ऑफिस होल्डर खुद बेशक ना पेश हो, मतलब वो राइट। उनका वकील ही आता रहेगा। लेकिन अच्छा, और उसमें जो है ना, बार होगा, जो पिटिशनर होगा उसके ऊपर बार नहीं होगा, बार होगा जिसने डिफेंस करना है। यानी कि जी होता जी। तो सारी दुनिया में ये बुनियादी असूल है कि हाँ। इस्तगासा को अपना केस साबित करना होता है कि ये बंदा इस क्राइम में, ये देखें, यूं मुलविस है, ये सबूत है, ये गवाही है। उसमें राइट। ये अज्यूम कर लिया गया होगा कि डेफेमेशन आप पे क्यों ना अप्लाई की जाए, आपने साबित करना है कि क्यों ना की जाए। ठीक है। क्यों ना की तो जाए। ये ओ, मैं ये तो चलिए समझता हूं अभी कि देखते हैं गो, कि आपने जैसे कहा कि ये बिल्कुल काला कानून है, इस पर बहुत एहतजाज भी, और जिस तरह से आपने डिटेल्स भी बताई, यकीनन इसके ऊपर हुकूमत को देखना होगा, बिकॉज स्टेक होल्डर्स के साथ बगैर मशावरत के, और कुछ तो उन्होंने, आसमा बुखारी साहिबा ने की भी थी वहां पर लाहौर में, और उसके बाद वहां के सहाफियों ने और प्रेस क्लब के लोगों ने भी यही कहा कि सडनली जाकर कैसे टेबल कर दिया, जबकि कहा गया था कि मंडे तक इस बिल को मौखर किया जाएगा। आसिफ साहब, क्योंकि वक्त का मैं चाहूंगी, आपकी एक खबर थी और इसका मैंने जिक्र भी किया इब्तिदा में, ये काबीना में कुछ रद्दो बदल नजर आ रहा है। मोहसिन नकवी साहब के ऊपर सुना है कि कोई तब्दीली हो सकती है, उनके पास दो ओहदे हैं। ये क्या खबर है, जरा ये भी बताइए। जी मैम, कल ये स्टोरी की थी मैंने। स्टोरी ये की थी, मुझे 3 जगह से, डिफरेंट जगह से मुझे कंफर्म हुआ था। और हम्म। फिर रात को मुझे मोहसिन नकवी साहब का रिप्लाई भी आ गया था, क्योंकि जाहिर है हम जो भी खबर करते हैं उसमें मौकफ लेते हैं।
तो मैंने उनको राब्ता करने की कोशिश की थी, तो उस वक्त तो वो नहीं दे सके थे, लेकिन लेटर मुझे उन्होंने शो के बाद उन्होंने मुझे रिप्लाई किया था, और वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मेरी स्टोरी ये थी कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उनसे वजारत दाखिला का कलमदान जो है वो वापस लिया जा रहा है, और ये बड़े ही संजीदा लेवल के ऊपर इसके ऊपर बातचीत भी हुई है और गौर भी हुआ है। और हम्म। उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे राना सनाउल्लाह जो हैं, उनको सिग्नल दिया गया है, और उन्होंने अपनी टीम को कहा है कि आप तैयारी पकड़ें, हम वजारत दाखिला में वापस आ रहे हैं। तो अच्छा। ये 3 क्वार्टर से मुझे ये खबर कंफर्म हुई थी। उसके बाद मैंने कल ये स्टोरी अपने शो टॉक शॉक में की थी, और वजीर दाखिला साहब से ये पूछा था। उनके ऊपर जो बेसिकली चार्ज लगाया जा रहा है वो ये है कि हुक्मरान इत्तेहाद, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून जो लीड कर रही है, जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं, मुस्लिम लीग नून का ये मौकफ है कि वजीर दाखिला, क्योंकि 60% हुकूमत जो होती है वो वजारत दाखिला समझी जाती है, कि टोटल हुकूमत का 60% समझा जाता है वजारत दाखिला को। तो वजीर दाखिला एक इंतहाई मुतहरक वजीर होता है, जो हुकूमती इकदाम का दिफा करता है, और अहम हुकूमती उमूर के ऊपर हुकूमती पॉलिसियों को एलेबरेट करता है, एक्सप्लेन करता है, उस पे तनकीद का जवाब देता है, उसका दिफा करता है हर फोरम के ऊपर। लेकिन सही। जो मोहसिन नकवी साहब हैं, वो ना सिर्फ ये कि किसी हुक्मरान इत्तेहाद की जमात में शामिल नहीं है, बल्कि वो हुकूमती इकदाम का दिफा करते भी हमें नजर नहीं आते। जो बहुत सारी हुकूमत स्टेप ले रही होती है हुकूमती लेवल पे, मैं मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के दिफा की बात नहीं कर रहा, मैं उन इकदाम की बात कर रहा हूँ जो आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मुल्क के अंदर ले रहे होते हैं। तो आप देख लें कि माजी में आपको सबसे अहम वजीर इत्तलात और वजीर दाखिला मिलते हैं, जिनके सारा दिन स्टेटमेंट चल रहे होते हैं कि ये काम यूं, बिल्कुल ये बिल्कुल। ऐसे। तो वो एक बिल्कुल। फेस होते हैं ये दोनों। तो एक साइड हमें बिल्कुल ब्लैंक नजर आ रही है कि वजारत दाखिला से कोई बयान नहीं आता, किसी मामले पे कोई हुकूमती इकदाम की का दिफा नहीं, पार्लियामान में कोई नहीं, पब्लिक में कोई नहीं। ठीक है जी, वो सिर्फ जहां दहशतगर्दी होती है कि उनकी मजम्मत आ जाती है, या फिर वो पासपोर्ट के दफ्तर का या उधर का दौरा कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली। एक तो ये इशू था। दूसरा ये था कि अरकान पार्लियामेंट को अवेलेबल भी नहीं होते, उनसे मुलाकात नहीं करते। वजारत दाखिला से बहुत सारे काम होते हैं अरकान पार्लियामेंट के, वो नहीं हो रहे। वो अपने हल्के के अंदर लोगों को जो है वो कहते हैं जी ये काम हम कर देंगे, बाद में वो नहीं रहे, तो वो भी शिकायतें जारी थी। उसके अलावा हमारे एक दो बड़े ही इंतहाई अहम बरादर इस्लामी मुल्कों की तरफ से भी कुछ एतराज जो था वो भी आया था, और उस हाँ। सिलसिले में उन्होंने एक मुल्क के सफीर से भी मुलाकात भी की, और बड़ी उसको कवरेज भी दिलवाई गई थी। तो हम्म। ये सारे वो एकदम, फिर आप देखें कि अभी उनके इस दौर में कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ, ठीक है, या मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, तो उसमें वो हमें कहीं भी फ्रंट लाइन के ऊपर नजर नहीं आए, जो कि लीड करता है आपका इंटीरियर मिनिस्टर इस तरह के मामले में हुकूमत के मौकफ को और वो सारा। लेकिन हमें वजारत दाखिला और वजीर दाखिला कहीं नजर नहीं आए। तो ये सारे एलिमेंट्स थे, जिसके बाद ये गौर किया गया, और फिर ताकतवर हलकों से भी बात की गई, और ओके। अब ये अनकरीब इस हवाले से जो है वो चेंजिंग जो है वो हो सकती है, और तो ये की जा रही है कि शायद वफाकी बजट के बाद ये चेंजिंग जो है वो होगी। तो इस सिलसिले में मैंने वजीर दाखिला साहब से जब ये सवाल किया कि आप हुकूमती इकदाम का दिफा नहीं कर रहे, और आप ये चार्ज है कि आप मिल नहीं रहे लोगों से, तो आपका पोर्टफोलियो तब्दील होने की बात की जा रही है। तो उन्होंने मुझे रात को जो रिप्लाई किया, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे तो कोई इशू नहीं है, और ये वजीर आजम की स्वाबदीद है, तो वो अगर किसी का पोर्टफोलियो चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, और मुझे इस सिलसिले में कोई इशू नहीं है। तो मेरे अच्छा। जो साथी हैं एजाज सैयद, उन्होंने कहा कि मैंने भी उनसे कोई जो है चंद हफ्ते पहले मेरी बात हुई थी, 2-3 हफ्ते पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उनसे पूछा था कि आपके पास दो बड़े अहम पोर्टफोलियोज हैं, तो ये आपके लिए हेक्टिक नहीं हो जाता? तो उन्होंने उनको भी कहा था कि यार मैं खुद भी बहुत ज्यादा बिजी हूं, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये एक आधा छोड़ दूं। तो कल जब ओ। उनका जो जवाब आया, नॉर्मली हम्म। इस सीट पे जब एक इंटीरियर मिनिस्टर ने रहना हो, तो वो उनकी तरफ से इसकी सख्ती से तरदीद होती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, या वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि वजीर आजम की स्वाबदीद है, और स्वागत अगर वो है। तब्दील करते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे और जरा ये दूसरा। भी कह रहे हैं कि अगर वो वजारत दाखिला छोड़ेंगे, तो वो काबीना में फिर मजीद कोई ओहदा शायद नहीं लेंगे। वो अपना फोकस जो है वो पीसीबी के चेयरमैन के तौर पर क्रिकेट के ऊपर ही रखेंगे। और क्योंकि उन्होंने कोई सियासी जमात ज्वाइन नहीं की हुक्मरान इत्तेहाद की, तो वो अपना इंडिपेंडेंट एक तशख्खुस जो है वो उसको लेकर जो है वो चलना चाह रहे हैं। तो ये बिल्कुल। हमारी स्टोरी थी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, थैंक यू सो मच। अब हम जरा मईशत के ऊपर भी डॉक्टर खाकान नजीब से बात करेंगे, बट थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। जो आपने बात कही मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, वो इनिशियली भी जब ये नई गवर्नमेंट आई थी और
शहबाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी साहब में भी कुछ बहुत अच्छी इत्तलात इसलिए भी नहीं आ रही थी कि वो शायद वो चीफ मिनिस्टर पहले रह चुके थे और यहाँ काबीना में आकर वो जो एज अ टीम काम करना था वो टीम प्लेयर नजर नहीं आ रहा था। लेकिन बहरहाल आसिफ बशीर चौधरी साहब की ये स्टोरी है, लेट्स सी कि कितनी जल्द ये होता है। वो कहते हैं बजट के बाद होगा। अब हम बात करेंगे डॉक्टर खाकान नजीब से जो माहिर माईशत हैं, और बात होगी थैंक यू। सोलराइजेशन के हवाले से। आया गवर्नमेंट किसी किस्म का कोई टैक्स लगा देगी, कोई मुश्किल कर देगी लोगों के लिए जो सोलर एनर्जी यानी सोलर पैनल्स लगाते हैं? इस पे आज एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी बिलाखिर फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर अवैस लगारी साहब ने सेनेट में दिया। इस पर भी बात करते हैं। और जो ओवरऑल पावर डिवीजन है हमारा, जो मईशत के ऊपर काफी बर्डन है, और आईएमएफ के हवाले से इस पे भी बड़ी बात हुई। आज अवैस लगारी साहब ने इसका जिक्र भी किया। इस पे बात करते हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब से, माहिर मईशत हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, आज बड़ा जिक्र किया, और अवैस लगारी साहब पहले भी ये कह चुके हैं कि फिलहाल जितने भी सोलर इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो नेट मीटरिंग की कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको हम छेड़ नहीं सकते, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अलबत्ता आज बड़े वाजे तौर पर उन्होंने एक बात कही कि आगे आने वाले सालों में हमें देखना होगा, क्योंकि बड़ी तेजी से इस वक्त सोलर 1500 मेगावाट जो है वो बनाई जा रही है। तेजी से 4000 जब हो जाएगी, 5000 हो जाएगी और इससे ज्यादा, तो हमें देखना होगा इसके डायनामिक्स को कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर नॉन सोलर यूजर्स के ऊपर इसका बर्डन पड़ता है और कैसे रैशनलाइज किया जा सकता है। सो अगर देखा जाए तो बड़े आसान अल्फाज में पूछना चाहूंगी, सबसे पहले हम सोलर इन्वेस्टर्स की बात बाद में करेंगे। जो लोग परेशान है वो ये हैं, जैसे कि मैं हो गई, आप हो गए, कोई और हो गया, जिसने अपने घर की छत पर सोलर पैनल इंस्टॉल किए अपनी इंडिविजुअल यूजेज के लिए और नेट मीटरिंग की, उसके साथ क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बात यह है कि नादिया, पाकिस्तान में अगर कोई रिफॉर्म का आगाज करना चाहिए ना, तो वो एनर्जी सेक्टर से करना चाहिए। ये बहुत बड़ा बोझ है पाकिस्तान की एफिशिएंसी पे, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत पे और लोगों के जहनों पे। बिकॉज जिस तरह आपने कहा कि क्या मेरी बिजली कितनी महंगी होने जा रही है, क्या मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इन प्लेस रहेंगे। सो एक तो यह कि बहुत क्लैरिटी रखनी चाहिए गवर्नमेंट को जब भी गवर्नमेंट इस पे बात शुरू करती है। सोलर पे मेरा ख्याल है कि जब तक नेट मीटरिंग का वो जो रिवीजन ऑफ रेट करना चाह रहे हैं, जब तक हुकूमत डिसाइड नहीं कर लेती थी कि जो वो 19 रुपए यूनिट खरीद रही है उसको कम करके 12-13 रुपए क्या करना है इन्होंने, और अभी भी वो डिसीजन नहीं हुआ, तब तक इसको खोलने की ही जरूरत नहीं थी। एक तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। दैट इज वाई आई ठीक है। ऑलवेज से कि गवर्नमेंट की सिग्नलिंग जो है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। दूसरी ठीक बात यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं नादिया साहिबा, दे कैन नॉट बी ओपन। ये उसी तरह की बात है कि जो 4 या 6 या 7 साल की तय कर दी गई है कि बिजली एक रेट पे, आई थिंक 19 रुपए कुछ पैसे का रेट है जिस पे गवर्नमेंट खरीदती है आपके सार्फिन से, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। ग्रॉस मीटरिंग पे भी नहीं हम जा सकते, ये जा ही नहीं सकते, ये नेट ठीक। मीटरिंग ही रहेगी। अब चूंकि 1500 मेगावाट सिस्टम में लग गया है, तो अब ये देखना है कि कितना और लिगवाना है। लिगवाना बहुत सा है, इसमें भी कोई शक नहीं है, पर जिस रेट पे लग रहा है, अब 14 से 18 महीने में आप अपनी जो, अगर मेरा ख्याल है रिकवरी है वो कर जाते हैं अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी। ये पहले 4 साल हुआ करता था बिकॉज सोलर पैनल्स की कीमतें हैं ऑलमोस्ट हाफ्ड। सो व्हाट द राइट। गवर्नमेंट इज नाउ थिंकिंग इसके जी इसको 19 रुपए या जो है उसको कम कर दिया जाए, ताकि ये फिर 3 से 4 साल पे चला जाए और गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे बोझ कम हो जाए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। When it is going to happen, we wait for the government to come up with this. गवर्नमेंट को ये अनाउंस ही तब करना चाहिए था जब उन्होंने ये सारा होमवर्क कर लिया होता। ये तो बात मैं हमेशा एग्जैक्टली कहता हूं ना कि लेकिन पाकिस्तान डॉक्टर साहब देखिए, सोलर इन्वेस्टर की जब हम बात करते हैं, ऐसी कंपनीज हैं जो सिस्टम में 100 100 मेगावाट डाल रही हैं, तो दे हैव बिकम लाइक सोलर आईपीपीज। सो अब इसको भी इनको देखना होगा कि वो क्या बनती हैं फिर। नादिया साहिबा, ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे ख्याल है 6000 मेगावाट के करीब जो एक तखमीना है ओवरऑल सोलर पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में इंपोर्ट हुआ है। 1500 तो वो घरों वाला है ना, इसके अलावा जो है सो एक बहुत बड़ा सोलर आ गया है। पाकिस्तान की कैपेसिटी इस वक्त 45,000 मेगावाट पे चली गई है।
पीक में भी हमारी डिमांड 35,000 को क्रॉस नहीं करती। विंटर में हमारी डिमांड 10-12 हजार मेगावाट पे आ जाती है। यू आर पेइंग अ लॉट मोर कैपेसिटी टू मेंटेन दैट कैपेसिटी, जो डिमांड में भी नहीं है और कैरी भी नहीं की जा सकती, बिकॉज हमारी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इतनी सख्त ही नहीं है। और ऑफ सही कोर्स सही। ये सारी जो कैपेसिटी है, ये सारी, एक बड़ा इसका जो चंक है, कोल हो गया, एलएनजी हो गया, ये सब इंपोर्टेड फ्यूल्स पे बेस्ड है। सो ऑब्वियसली इसकी प्राइसिंग भी बहुत डायनामिक है और दुनिया की जो कीमतें बढ़ती हैं उससे रिलेट हो जाती है। सो ठीक है। एनर्जी सेक्टर एज अ होल जो है एक बहुत बड़ा रिफॉर्म मानता है। मैं बड़ा सादा सा हमेशा कहता हूं, आप सब अमीर लोगों को गैस देते हैं इस वक्त, मतलब अमीर वही है ना जो मतलब अच्छे इलाके में रहता है, उन सब के पास गैस है। और वो पाकिस्तान की इनएफिशिएंट तरीन गीजर, इनएफिशिएंट तरीन चूल्हा, इनएफिशिएंट तरीन पानी गर्म करते हैं। ये गैस आप दे दीजिए एफिशिएंट बिजली घरों को, पाकिस्तान के आरएलएनजी इंपोर्ट करने की बजाय, तो बिजली बड़ी सस्ती बनना शुरू हो जाएगी। सो बहुत अच्छा लेकिन कलीदी लेकिन काम लेकिन करने पड़ेंगे। अच्छा, जो आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं ना, देखिए डॉक्टर साहब, एक आम पाकिस्तानी के लिए वो थक गया सुन सुन के कि भाई रिफॉर्म्स मांगता है पावर डिवीजन, एनर्जी सेक्टर। लेकिन इस वक्त भी जो हुकूमत आईएमएफ के साथ मजाकरात में है, बेस टैरिफ इंक्रीज करने की बात हो रही है, लाइन लॉसेस का जिक्र होता है, कैपेसिटी चार्जेस का जिक्र होता है, सर्कुलर डेट को आपने रोके रखना है, यानी बढ़ना नहीं। आज ओवैस लगारी साहब ने भी कहा, ये आई थिंक आईएमएफ के साथ इनकी डील है कि डू नॉट लेट द सर्कुलर डेट राइज, विच मींस कि आप फिर बेस टैरिफ बढ़ाएंगे, यानी एक आम पाकिस्तानी को फिर से बिजली महंगी आपकी वजह से मिलेगी। वो जो कुछ भी है, तो इस पूरे गोरख धंधे को आपने सही कैसे करना है भाई? So Nadia, that's the most important question in Pakistan today, honestly, and I'm not joking. कोई इससे ज्यादा जरूरी सवाल नहीं। नादिया साहब, आप हैरान हो जाएंगी, 2013-14 में जब आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हो रहा था, बिकॉज मैं उस टीम का कोर पार्ट था जब हमने आईएमएफ के साथ निगोशिएट किया वो प्रोग्राम, तो हमने ये फिगर जो आज 2310 दिया जा रहा है ना सर्कुलर डेट को मेंटेन करने का, यू विल बी स्टन्ड व्हेन आई टेल यू कि हमने तब कहा था 325 अरब से बढ़ने नहीं देंगे। इन 10 years नाउ वी आर सेइंग कि हम 2350 से बढ़ने नहीं देंगे। दैट्स अ स्टनिंग डिटीरियोरेशन ऑफ द पावर सेक्टर। जनरल मुशर्रफ 100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट छोड़ के गए, पीपीपी 500 अरब का सर्कुलर डेट छोड़ के गई, पीएमएलएन ने आते ही 480 क्लियर किया, बट जब पीएमएलएन गई तो 1100 अरब का था, जब पीटीआई गई तो 2100-2200 अरब का था, फिर पीडीएम आई 2500-2600 अरब पे चला गया। अब आप मुझे कह रही हैं कि 2350 पे मेंटेन करना है। और ये ना जी। भूलिए, व्हेन आई वाज विद द गवर्नमेंट तो चंद 100 अरब का एक सर्कुलर डेट गैस में भी खड़ा हो गया था। 2020-21 की गुफ्तगू कर रहा हूं, ये खड़ा हो गया तो हमने कहा कि ये जो आरएलएनजी डोमेस्टिक को दे रहे हैं ये इस वजह से है। आज वो 2100 अरब पे चला गया। सो पहले मिन्हासुल कौम और ऑल गवर्नमेंट्स हैव बीन अनएबल टू टच द एनर्जी सेक्टर, इसलिए कि वहां पे पहला डिसीजन ये है। सो पहले मैक्रो पिक्चर क्लियर करें, आपको एनर्जी की पाकिस्तान की एक मिनिस्ट्री चाहिए, क्योंकि एनर्जी डिफरेंट सोर्सेज नहीं है। मैं तो अभी कह रहा हूं एक सोर्स ऑफ एनर्जी घर में होनी चाहिए, वो बिजली है। सो ये जो तीन एनर्जी हैं, वाटर अलहदा, पेट्रोलियम और गैस अलहदा और पावर अलहदा, मुंजमद एनर्जी मिनिस्ट्री होनी चाहिए। ये आपकी पॉलिसी साजी करेगी, उसमें कॉम्प्रीहेंसिवली, पहले मैक्रो पिक्चर पे हम बात कर लें, उसमें कॉम्प्रीहेंसिवली रिफॉर्म करने के लिए आपको प्रोफेशनल्स लाने पड़ेंगे, बिकॉज बहुत ही माजरत के साथ जनरलिस्ट ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में ये काम नहीं हो सकता। नंबर अच्छा। 2, नेप्रा और ओगरा जो हैं वो रेगुलेटर हैं, उनको समझना है कि वो मार्केट मेकर्स हैं। जिस तरह की हम बात करते हैं ना कि एक टेलीकॉम की मार्केट है, कंपटीशन है, प्राइसेस नीचे ड्राइव हो रही हैं, एफिशिएंसी है। सो दे हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि व्हाट इज दिस कॉम्पिटेटिव मार्केट दैट वी हैव टू क्रिएट इन द एनर्जी, ये बिल्कुल भूल गए हैं हम। और तीसरी चीज ये है कि इस्लाहात करके जो हमारा ऑपरेशंस है, सारे हाँ। डिस्कोस जो हैं 10 के 10 ये स्टेट रन मोनोपलीज हैं, जिनमें किसी को कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो कारकर्दगी को बेहतर कर सके, किसी का 1 रुपया नहीं लगा हुआ, वो सारे स्टेट मोनोपलीज हैं। ये जो बोर्ड्स को तब्दील करना है, ये सरकार में शुरू ही मैंने किया था। 2010-11 में मैंने एक कमेटी बनवाई जिसका नाम था कैबिनेट कमेटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग, वजीर खजाना हेड करते थे, वो सेक्रेटेरिएट था मेरे दफ्तर में उसका। हमने कहा जी हम अच्छे बोर्ड्स बनाएंगे। ये एक कामयाब तजर्बा नहीं है, बिकॉज जब मेरा स्टेक नहीं होता बोर्ड पे
तो मैं ना उस तरह उसमें इन्वॉल्व होता हूं। मेरी अपनी प्राइवेट कंपनी हो तो 1 रुपए का भी नुकसान हो रहा हो नादिया साहिबा, तो यू विल गेट सही अप एंड स्टार्ट एंड इम्प्रूव इट। सो ये भी सही। कामयाब तरीका नहीं। सो इनके ऑपरेशंस को चाहे कंसेशंस दे के करें, या जैसे पीटीसीएल को बेचा था 26% पे मैनेजमेंट दे दी थी, आज भी ओके। आप और मैं 74% के ओनर हैं, या उस तरह करें। फिर इसी तरह एनटीडीसी को भी निकालना पड़ेगा, यानी कि बी टू बी खुद कोई व्हीलिंग कर ले, किसी तरह डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में जाएं, क्योंकि अभी जिस तरह की व्हीलिंग के चार्जेस रखे हैं उनको दोबारा देखना पड़ेगा। सो ये तो ठीक है है। मैक्रो पिक्चर। ओके ओके। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इसका मतलब अब ये देखना होगा कि ये वाकई इन चीजों की तरफ जाते हैं, या वही हम जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत किया, जख्म के ऊपर मरहम रख दिया और उसके बाद चीजें खत्म कर दी। अब मुझे उम्मीद बहुत कम लगती है, व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ द डिस्कोर्स, कम से कम जब से मैंने सहाफत शुरू की मैं सुन रही हूँ कि इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हो गया, लेकिन उसके बावजूद आज आप देखें कि सिंध असेंबली में उसके खिलाफ मिनिस्टर्स ने किस कदर बात की, ऑपोजिशन ने नहीं, गवर्नमेंट ने बात की है कि आप कर क्या रहे हैं। सो ये भी देखना होगा हमें कि व्हाट काइंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन आर वी लुकिंग एट। सो नादिया साहब, जब तक आप सेक्टोरियली इस सेक्टर को ठीक नहीं ना करेंगे, प्राइवेटाइजेशन इज नो पनेशिया। इसलिए मैंने पहले राइट। कहा कि पॉलिसी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मार्केट क्रिएशन, कंपिटिटिव बिहेवियर, और फिर जनरेशन साइड पे तो अभी हमने गुफ्तगू ही नहीं की। आईपीपीस के साथ मुआहदे दोबारा आपको डिस्कस करने पड़ेंगे, पूरे पाकिस्तान को कोल पे मूव करना पड़ेगा, आपको टैरिफ का रिफॉर्म करना पड़ेगा। देखिए ना, अगर टैरिफ को सर्दियों में ये रिफॉर्म कर दें कि गैस से बिजली का सस्ता टैरिफ हो, तो मैं घर में पानी भी बिजली पे गर्म करूंगा, स्टोव भी बिजली का चलाऊंगा, तो एकदम ये 10-12 हजार मेगावाट 20 हजार मेगावाट पे चला जाएगा। पर यूनिट कॉस्ट ड्रॉप कर जाएगी मेरी, इसलिए ड्रॉप कर जाएगी क्योंकि यूनिट्स बढ़ जाएंगे, और बेस जो सही। मेरी है वो तो वही रहेगी जो मैं चार्ज कर रहा हूं। सो दीज आर द थिंग्स। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, मेरा ख्याल है 28 साल से फेस्को और आईएसको प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे हैं। दैट इज अ सैड स्टोरी टू टेल। हम मिनहासुल कौम ये कर नहीं पाए। मैं गवर्नमेंट का बहुत मतलब कलीदी रुकन रहा हूं, और जब भी हम कोशिश करते थे और करीब भी आते थे तो ऐसी चीजें आड़े आ जाती थी कि हम इसको नहीं कर पाते थे। इसमें पहली जैसे चीज जैसे किस तरह की प्राइवेटाइजेशन। चीजें आड़े आ जाती हैं डॉक्टर साहब, ये भी बताएं ना, कौन आ जाता है आड़े। तो मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक ये है कि पॉलिटिकल विल जो है वो कहीं पर आकर आई थिंक जिसे आप कहते हैं थक जाती है, अगर हो भी। दूसरी उसकी थकने की ये वजह है कि मेरे पास पाकिस्तान में नादिया मॉडल प्राइवेटाइजेशन कमीशन नहीं है। हमने प्राइवेटाइजेशन कमीशन को अलहदा किया, वी हैव इट लाइक एन इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसमें एक अच्छा हेड हो उसका, या एक खातून हो, उसकी एक टीम हो, वो हमें एचआर रिस्ट्रक्चरिंग, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, ये सारे काम करने करके ऐसे प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करे जो तैयार हों। इन सबको ओके। तैयार करना पड़ता है। और तीसरी चीज एक जो आड़े आती है, ऑफ कोर्स, जो इंटरेस्ट है थोड़े से लोगों का जिनकी रोजी रोटी लगी हुई है इन टर्म्स ऑफ नॉट अर्निंग but beyond the earning, and you and I both know what I mean when I say that, beyond the earning, which is free electricity, which is the kind of leakages that take place, the kind of सही। connivance that happens. So वो आड़े आ जाते हैं, वो तंग करते हैं। फिर एक और बहुत बड़ा मसला है, ये जो सारे हमारे पावर प्लांट्स हैं ये सरकार की उस जमीनों पे लगे हुए हैं कि आईएसको ओनर, चाहे सरकार है, फेडरल गवर्नमेंट है, जमीन पंजाब गवर्नमेंट की है, आज तक जमीन का नाम ही नहीं ट्रांसफर किया आईएसको के नाम पे, बेचने क्या जाएं। सो दे आर वेरी वेरी डीप इश्यूज, इसलिए ओ। प्राइवेटाइजेशन आसान नहीं होगा। सो सही आई हैव रियल, मैंने आपको बिल्कुल बेयरली ले कर दिया है कि ये सही। काम करने के लिए प्राइवेटाइजेशन की टीम को बहुत ही अच्छा होना, जो कि हम नहीं कर पाते ऑनेस्टली। मैं हाँ। आखिर में ये कहूंगा, एनर्जी हम्म। सेक्टर इज एन इशू ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस, इट इज एन बिल्कुल। इशू ऑफ कॉम्पिटेंस, इट इज नथिंग एल्स। जब तक उसको दुरुस्त नहीं करेंगे, इवन 5 years from now if I'm working abroad somewhere and you ask me for an interview, I will repeat the same things. आई 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 होप ऐसा ना करना पड़े, और इस मर्तबा वाकई हम सुधरने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली इस सारी कॉस्ट को देखिए, एक तो जब हीट वेव्स आती हैं तो लोग परेशान हैं, और दूसरी जानिब परेशानी इसलिए भी है कि जितनी कॉस्ट इसकी बढ़ती जा रही है वो लोगों के लिए वाकई बेयर करना मुश्किल हो रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब साहब कि आपने पार्टिसिपेट किया। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि किसी तो सूरत जो है ये पूरा एनर्जी सेक्टर को रिफॉर्म कर दिया जाए,
और ये ना हो कि अब लोगों के ऊपर मजीद जिसे कहते हैं वो बोझ डाला जाए बेस टैरिफ इंक्रीज करके। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।